अरे क्या बताए, अभी तक पगार नहीं हुई ना, हमें आना है आपके पास। ठीक है, चलिए चलिए। साहब साहब, आग आग साहब। गणेश साहब का क्या हुआ? ऊपर के कमरे में आग लग गई है। आग लग गई? आकाश भैया दरवाजा खोलिए। बड़े साहब, साहब दरवाजा खोलिए। बड़े साहब। आकाश भैया क्या हुआ? वो ऊपर के कमरे में बस साहब ऊपर आग लग गई। चलिए जल्दी चलिए जल्दी। आग लगी, ऊपर के कमरे में आग लगी। खोलो खोलो, जोर से खोलो। अरे 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 नहीं खुला तो तोड़ो दरवाजा। मुंबई के एक उपनगर मलाड के एक बंगलों में एक लड़की अपने कमरे में धुन धुन कर चलती रही और उसके परिवार को इस घटना के घटने की भनक तक नहीं लगी। यूं तो पहली नजर में देखने पर यह मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन क्या पुलिस की तफ्तीश शुरू होने के बाद इस जुर्म में एक के बाद एक नई परतें खुलने वाली थी? क्या जुर्म का एक ऐसा कॉकटेल सामने आने वाला था जिसमें ना सिर्फ शोषण और धोखा होगा, बल्कि ठगी, हत्या, लूट और बलात्कार भी पाया जाएगा? फॉरेंसिक वाले को बुला और एम्बुलेंस को भी बुला लेना। यस सर। सर लड़की तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है। क्या ये आपकी बेटी थी? जी नहीं, मेरा बहुत पुराना मुलाजिम है गणेश, उसकी बीवी थी। क्या ये तुम्हारी बीवी थी? उसने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहना था? क्या पता साहब, ये तो वही बता सकती थी। सर, ये घर मेरे चाचा जी का है। उनकी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं और मेरी बीवी यहाँ पे रहते हैं, ताकि उनका कोई ख्याल रख सके। और ये गणेश, ये कब से काम कर रहा है यहाँ? बचपन से। हमें तो अपने असली माँ बाप याद भी नहीं। साहब ही हमारे माँ बाप हैं और मालिक भी। और हमारी दीपा से शादी भी इन्होंने ही करनी थी। तुम्हारी बीवी ऊपर वाले कमरे में थी, तो तुम कहाँ थे? साहब वो कल रात हमारी लड़ाई हो गई थी, तो मैं गुस्से में आके नीचे गेस्ट रूम में सो गया। लड़ाई झगड़े अक्सर होते थे तुम दोनों के बीच? ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत अच्छा पति था गणेश, दीपा का बहुत ख्याल रखता था। हो सकता है कि तुम्हारी बीवी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई। रात को झगड़ा होने के बाद गुस्से में आकर तुमने उसे जला दिया और फिर नीचे आकर सो गए होगे। साहब दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी और सुबह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे हम। फिर मैंने ऐसा कुछ किया तो दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद होती। जितने भोले नजर आते उतने हो नहीं। तुम्हें बीवी की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी? मैं नीचे गेस्ट रूम में सो रहा था, दरवाजा बंद था और पंखा आवाज भी बहुत करता है, शायद इसीलिए नहीं सुन पाया। पंखे की तेज आवाज में तुझे नींद आ गई, लेकिन बीवी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी। इंटरेस्टिंग है। मुझे नींद न आने की बीमारी है। इस बीमारी की वजह से मैं स्लीपिंग पिल्स लेता हूँ, और एक बार स्लीपिंग पिल्स ले लेता हूँ तो फिर गहरी नींद में सो जाता हूँ। हो सकता है इसकी वजह से कोई आवाज सुनाई न दी हो। मैडम कल रात को हम डीवीडी पर मूवी देख रहे थे, तो शायद उसी की आवाज से हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। अगर कोई चीखा भी होगा तो हमें कुछ पता नहीं चला। और गणेश और दीपा, इनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप हमें? गणेश तो बहुत ही सीधा लड़का है, लेकिन वो दीपा, उसकी तो आंखों से ही भूख टपकती है। मेरे हस्बैंड को भी ऐसे देखती थी कि जैसे खा जाएगी। वो तो चाचा जी गणेश को बहुत चाहते हैं, और गणेश भी सालों से उनका पूरा काम संभाल रहा है, वरना मैं तो उनको कब का बाहर निकाल फेंकती। सर एक बात समझ में नहीं आई,
एक जवान लड़की जिसकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, वो सुसाइड जैसा इतना बड़ा कदम क्यों उठाया होगा? क्योंकि तांबे ये सुसाइड नहीं मर्डर है। मर्डर? लेकिन आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो? जिस कमरे में हमें दीपा की लाश मिली थी वहां ऑयल क्या ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली थी जिससे खुद को जलाया जा सकता है। दूसरा मुद्दा, दीपा की ये लाश जहां मिली थी उस एरिया को छोड़कर पूरा रूम नीट एंड क्लीन था। जब भी कोई आदमी अपने आप को जला लेता है तो दर्द के मारे चीखता है, चिल्लाता है, छटपटाता है और यहाँ वहां भागता है, जिसके निशान उस कमरे में होने चाहिए थे जो यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये सुसाइड नहीं, एक मर्डर ही है। तांबे, ये आकाश, सुभाष, मित्रा और गणेश, इन सबके स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक करो। हो सकता है इनमें से कोई झूठ बोल रहा हो। ओके सर। सर मत हिला। अच्छा सुन, आज उठने में थोड़ी देर हो गई थी तो टिफिन में कुछ बनाया नहीं, स्कूल की कैंटीन में कुछ खा लेना। थैंक यू पापा, कितने अच्छे हो आप। बाय पापा। बाय। अरे मामा को बाय बोलो। बाय माँ। बाय। संभाल के जाना बेटा। सुमन उठो, दवाई खा, उठो। लो, दवाई खाओ। लो दवाई लो। डायलिसिस के लिए जाना है ना? उठो, चलो तैयार हो जाओ। उठो, संभाल के चलो। हेलो, क्या? लेकिन कैसे? क्या हुआ? बोलिए ना, क्या हुआ? दीपा तो तुम्हारी साली थी, तुम्हारी बीवी की बहन, तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? साहब, मेरी बीवी खुद आना चाहती थी, उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई, उसकी तबीयत बहुत खराब है साहब, इसलिए। सुरेश जी, क्या आप हमें दीपा के बारे में कुछ बता सकते हैं? मतलब कैसी लड़की थी वो? दीपा बहुत अच्छी लड़की थी सर, एकदम नेक, हमेशा खुश रहती थी, सबको खुश रखती थी, सबसे प्यार करती थी। देखिए, हमें शक है कि उसका मर्डर हुआ है। आपको क्या लगता है, गणेश ये सब कर सकता है? सर, अगर आपने ये सवाल मुझसे पहले पूछा होता तो शायद मैं ना कहता, लेकिन अब मेरा किसी पे विश्वास नहीं रहा साहब, किसी पर भी नहीं। अगर किसी शरीफ इंसान का मर्डर होता है तो तुम्हारा सबसे पहले शक किस पर जाता है? जाहिर सी बात है सर, क्रिमिनल पे। करेक्ट। और किसी क्रिमिनल का मर्डर हो तो? वो तो कोई भी कर सकता है, क्रिमिनल भी या कोई शरीफ आदमी भी। करेक्ट। इसीलिए हमें कैरेक्टर का पोस्टमार्टम करना जरूरी है, जिससे हमें यह पता चले कि दीपा का मर्डर घर वालों ने किया है या बाहर वालों ने। सर, मैंने दीपा के एरिया में उसके बारे में पूछताछ की है, वहां पे किसी ने भी उसके लिए कोई नेगेटिव बात तो नहीं की है। मुझे लगता है बाकी लड़कियों की तरह वो भी नॉर्मल लड़की रही होगी। नीपा, नॉर्मल लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर नहीं सोती। सर, तो आपके कहने का मतलब है कि वो एबनॉर्मल थी? नहीं, उसके हालात नॉर्मल नहीं थे। इस केस में पुलिस अब तक सिर्फ एक निष्कर्ष पर पहुंच पाई थी, और वो ये कि दीपा ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसकी हत्या हुई थी। और इस हत्या को लेकर उन्हें दीपा के पति गणेश पर शक जरूर था, लेकिन इस हत्या की वजह और गणेश या किसी और को भी इस हत्या से जुड़ने वाली कोई भी कड़ी अब तक उनके हाथ नहीं लगी थी। एक शादीशुदा महिला का एक छोटी बच्ची की तरह स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होना इस केस की सबसे असामान्य बात थी, और शायद वो महत्वपूर्ण सूत्र भी जो इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस की मदद कर सकता था। लेकिन सुलझने से पहले इस गुत्थी का और उलझना अभी बाकी था। दीपा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत गला दबाने से हुई, और वो भी 3 दिन पहले। कल तो उसे सिर्फ जलाया गया है ना? शॉकिंग। सर, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। कल रात हम सब ने साथ में डिनर लिया था, दीपा भी उस डिनर में शामिल थी। ये सब लोग इस बात के गवाह हैं। रस्तोगी साहब, इंसान झूठ बोल सकता है, साइंस नहीं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि दीपा की मौत 3 दिन पहले हुई थी। इसका एक ही मतलब होता है, दीपा को 3 दिन पहले मारा गया, फिर ऊपर वाले रूम में रखा गया और कल उसे जलाकर हमें यह दिखाने की कोशिश की कि दीपा ने आत्महत्या की है। तो कहीं आप हम पर तो शक नहीं कर रहे हैं ना इंस्पेक्टर? आकाश साहब, ये मर्डर का मामला है। जब तक हमें असली कातिल नहीं मिलता, आप सब लोग हमारे शक के दायरे में रहेंगे। हमें शक है कि दीपा के कत्ल की साजिश में आप सब लोग शामिल हैं। सर, दीपा हमारे नौकर की बीवी थी, भला हम उसको क्यों मारेंगे? पता चल जाएगा। सर मेरी बात तो चलिए सर। बोल 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 जल्दी बोल बोल। जितना भी मार लीजिए, मैंने दीपा को नहीं मारा। मैं कह रहा हूं मैंने दीपा को नहीं मारा। जी घर पर कोई है? माँ, पुलिस अंकल। आप लोग? आपके पति कहाँ हैं? वो मेरी दवाइयाँ और घर का राशन लाने गए। दीपा और गणेश के संबंध कैसे थे? वैसे ही जैसे आम पति पत्नी के होते हैं। कभी कभार कहासुनी हो जाती थी, पर ऐसा कुछ बड़ा हुआ कभी दीपा ने बताया नहीं था। सुभाष जी और उनके भतीजे आकाश, इनके बारे में कभी बात हुई थी? सुभाष जी तो देवता आदमी है। उन्होंने ही मेरी दीपा की शादी गणेश जी से करवाई थी। वो तो उसे अपनी बहू की तरह रखते थे और आकाश जी के बारे में ऐसे कुछ खास नहीं बताया था। सुमन जी, दीपा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत उस हादसे से 3 दिन पहले हुई थी। हमें शक है कि दीपा ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। दीपा से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? दीपा को जानते हैं आप? हाँ सर, जानते। आखिरी बार कब देखा था दीपा को? सर ध्यान से तो याद नहीं है, लेकिन 2-3 दिन पहले उसको देखा था मैंने, उसके बाद नहीं देखा। जी, मैंने उसे 2-3 दिनों से नहीं देखा। सर, एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर हाथ लगी है सर। ये देखिए। देखिए इंस्पेक्टर, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और आप इस तरह से बिना वजह मुझे यहाँ पर नहीं बिठा सकते। ये वजह कैसी रहेगी आपको यहाँ रोक कर रखने के लिए? ये सच है, दीपा मेरी ही पत्नी थी, गणेश की नहीं। ये बात आपने सिर्फ हमसे नहीं, पूरी दुनिया से छुपा कर रखी थी। क्यों? इसलिए कि दुनिया मेरा मजाक बनाती। इसलिए मैंने दुनिया की नजरों में गणेश को उसका पति बना दिया था। लेकिन दरअसल दीपा मेरी पत्नी थी। तो उसे मारा क्यों? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। बरसों के बाद मेरी जिंदगी में वो मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए आई थी। मैं उसे कैसे मार सकता था सर? क्या? चाचा जी ने दीपा से शादी की थी? ये कैसे हो सकता है? सर, अगर ये बात सच भी है ना, तो भी हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हमें तो शुरू से यही पता है कि दीपा गणेश की पत्नी है। हाँ, चाचा जी दीपा पे मेहरबान जरूर थे, लेकिन सर उनके पीछे ये सब वजह होगी, ये बात तो मैं सपनों में भी नहीं सोच सकती थी। बचपन से ही साहब के साथ ही रहा, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। इसलिए तू तेरे मालिक के कहने पर दीपा का दिखावे का पति बनने के लिए तैयार हो गया। दीपा को बताया शादी तेरे साथ हो रही है और उसे धोखा देकर शादी तेरे मालिक से करवाई। धोखा दिया दीपा को? नहीं साहब, धोखा नहीं दिया है मैंने। दीपा मेम साहब को अच्छे से मालूम था कि उनकी शादी मेरे साथ नहीं बल्कि साहब के साथ हो रही है, और उनको ही नहीं, उनकी बहन सुमन और उनके जीजा सुरेश को भी मालूम था। सुरेश को बुलाओ। सर। बोल। हो साहिब, मैं और सुमन दोनों इस बात को जानते थे। हमने वकील को घर पर बुला के उन दोनों की शादी करवा दी थी। आसपास वालों को, रिश्तेदारों को यह बताया था कि दीपा की शादी गणेश के साथ हो गई है। तुमने तो कहा था कि दीपा तुम्हारी बेटी की तरह है,
फिर उसकी शादी उसकी दुगनी उम्र वाले आदमी के साथ क्यों की? साहब, दीपा मांगलिक थी। हमने उसकी शादी के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ था। एक दिन सुभाष जी ने दीपा का हाथ मांगा, लेकिन सुभाष जी की उम्र को देख के हम लोग थोड़ा सोच विचार में पड़ गए थे। लेकिन दीपा ने उनसे शादी करने के लिए हाँ बोल दी, तो हमें भी हाँ बोलना पड़ा। तुमने समझाया नहीं उसे? बहुत समझाया था सर। सुमन ने तो अपनी कसम तक दी थी उसको, लेकिन दीपा ने एक ना मानी। उसने कहा कि अगर सुभाष जी से उसकी शादी नहीं हुई तो वो जान दे देगी। हमें उसकी बात माननी पड़ी साहब। अगर दीपा आपकी बीवी है तो उसे आपके कमरे में होना चाहिए था। वो दूसरे कमरे में क्या कर रही थी? घर वालों को मेरे संबंधों के बारे में पता नहीं था, इसलिए मेरे साथ समय बिताने के बाद वो पास के कमरे में चली जाती थी ताकि लोग हमें एक साथ में देख सकें। स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर? नहीं सर, मैंने उसे बहुत सारी ड्रेसेस लाके दी थी, यहाँ तक कि उसके पास बहुत सारी नाइट ड्रेसेस भी थी। वो स्कूल यूनिफॉर्म कैसे पहने हुए थी मुझे नहीं मालूम। हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ। चाबी का इंतजाम हो गया? ठीक है, तो कल सुबह पक्का। क्या लगता है सर, इस सुभाष और दीपा के रिश्ते की सच्चाई का उसके मर्डर के साथ कोई लेना देना हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि शादी के बाद दीपा गणेश को चाहने लगी थी और ये बात सुभाष को पता चल गई और इसलिए उसने मार डाला। फिर गणेश क्यों चुप रहेगा सर? गणेश इसलिए चुप बैठा क्योंकि गणेश नौकर है, बचपन से उनके घर पे रहा है। अगर वो मुंह खोलेगा तो सब कुछ गवा बैठेगा। फिर तो उसके भतीजे आकाश और उसकी पत्नी मित्रा को भी इसके बारे में पता हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आकाश के अलावा सुभाष का इस दुनिया में कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि सुभाष के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी आकाश और उसके बीवी के नाम हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, दीपा का फिर गणेश के साथ नहीं बल्कि आकाश के साथ चल रहा और ये बात सुभाष को पता चल गई और उसने गणेश की मदद से दीपा को मार डाला। सर, सुभाष और बाकी लोगों के कॉल और लोकेशंस की डिटेल्स। सर, पिछले 4 दिनों के दौरान गणेश, आकाश, मित्रा और सुभाष के लोकेशन में कुछ भी सस्पिशियस नहीं रहा है, लेकिन सुभाष के लैंडलाइन से ये नंबर मिला है। उस हादसे के होने के कुछ 1 हफ्ते पहले से सुभाष के लैंडलाइन से इस नंबर पर और इस नंबर से लैंडलाइन पर काफी कॉल्स एक्सचेंज हुई हैं, जो कि हादसे के होते ही बंद हो गई अचानक से। किसका नंबर है ये? सर, ये एक मॉर्ग के केयरटेकर वसंत खोबरागड़े का है। मॉर्ग? सर, नमस्कार, इंस्पेक्टर धनावड़े बोलते हैं। वसंत खोबरागड़े आहेत का? लेकिन खोबराट के साहब को तो अभी सस्पेंड कर दिया गया है साहब। सस्पेंड? क्यों? अभी 4 दिन पहले हमारे यहाँ से एक लड़की की लाश गायब हो गई थी, इसलिए। तांबे, ये दीपा की बॉडी की शिनाख्त किसने की थी? सर, पहले गणेश ने और फिर सुरेश ने। दीपा की बहन सुमन और दीपा की बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाओ। यस सर। दीपा की मौत के एकदम पहले एक मुर्दा घर से उसकी ही उम्र और कद काठी वाली लड़की की लाश गायब हो जाती है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि दीपा जिंदा है और उसकी मौत सिर्फ एक नाटक? और अगर ये सच है तो कौन रच रहा था ये नाटक और कहां है दीपा? सुमन, सुमन, दरवाजा खोलो, देखो कौन आया। आप लोग? हमें सुमन से मिलना है। हाँ, आइए आइए, अंदर आइए, आइए अंदर आइए। सुमन, ए सुमन, यश, यश बेटा, सुमन कहाँ गई? रात को यही सोए थे दोनों सामने। चलो, एक मिनट। उसका फोन तो यहीं पर, फिर कहाँ चली गई? एक मिनट, शायद डॉक्टर के पास गई होगी। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैं सुमन का पति बोल रहा हूँ, सुरेश। मेरी बीवी सुमन आई है वहां पे? जी नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई। वहां पर भी नहीं हो? नहीं पा, आस पड़ोस में पूछताछ करो, किसी ने सुमन को देखा है क्या?
एक मिनट साहब। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे हुआ क्या वो तो बताओ। साहब मैं लुट गया साहब, बर्बाद हो गया। सारे जेवर सारे पैसे लेकर भाग गई सुमन। तांबे, ये सुमन के गायब होने वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही है। सुमन का गायब होना और दीपा मर्डर केस, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले उस घर से कोई तो मॉर्ग के केयरटेकर को फोन करता है, फिर उसी मॉर्ग से दीपा के उम्र वाली डेड बॉडी गायब हो जाती है। मुझे लगता है ये सारे टुकड़े एक ही केस के, जिसे हम जोड़ नहीं पा रहे। मुझे भी कुछ ऐसा लगता है सर। ये देखिए, सुमन के कॉल रिकॉर्ड में दीपा का एक कॉल है। आग लगने वाली रात उसने वो कॉल किया था, लेकिन जब हमने सुमन से बात की तो सुमन ने कहा कि पिछले 5 दिनों में उसके साथ कोई बात ही नहीं हुई दीपा की। दीपा से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? 5 दिन पहले उसने मुझे फोन किया था। हमसे झूठ बोल रही है सर। एक और बात, जब हमने दीपा की बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहा तो सुमन भाग गई। हो सकता है कि ये एक महज इत्तेफाक है या ना है। सुमन का गायब होना कोइंसिडेंस समझ सकता हूं, लेकिन दीपा के कॉल को लेकर उसका झूठ बोलना, उसका क्या? मुझे लगता है सुमन हमसे कुछ छुपा रही थी। सर, उस मॉर्ग का केयरटेकर वसंत खोबरागड़े हमारी कस्टडी में है। चलो। सब मारिएगा मत सर, मारे सब कुछ बताऊंगा सच सर। सर साहब, छोटी सी लालच की वजह से मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी सर। साहब, कोई 10 दिन पहले की बात है, मुझे किसी ने फोन किया सर। साहब, उसने मुझे बोला वो 5 लाख रुपए मुझे देगा यदि मैं उसको एक जवान लड़की का डेड बॉडी ला कर दूं। साहब जी, मुझे पहले उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ सर, लेकिन साहब उसने अपना फोन नंबर और मुझे एडवांस में 2 लाख रुपए भी दिए साहब। मुझे उसकी बात पर विश्वास करना पड़ा साहब। मैंने उसको डेड बॉडी ला कर दे दी सब, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया सर। विश्वास करो सर। वो आदमी अगर सामने आएगा तो पहचान पाओगे? नहीं साहब, साहब उससे मेरी फोन पर बात हुई थी, आमने सामने नहीं हुई थी साहब। बॉडी की शिनाख्त कर पाएगा तू? हाँ बिल्कुल करूंगा साहब। क्या मैं इसका हाथ देख सकता हूं? देखो, इसका मतलब ये दीपा की बॉडी नहीं है। सर, इस बात में कोई शक नहीं है कि दीपा जिंदा है। अपनी बॉडी की अदला बदली का खेल खेल के हमें बेवकूफ बना जा रहा है। लेकिन खेल कौन रहा है? खुद दीपा, और घर का कोई आदमी भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन सर उसी घर का कोई होगा, हम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकते हैं? बाहर का भी तो कोई हो सकता है। चांस ही नहीं। अकेली दीपा या कोई बाहर का आदमी घर में सबके रहते हुए बॉडी को घर में लाना, प्लांट करना इम्पॉसिबल है। मॉर्ग के केयरटेकर को भी फोन उसी घर के लैंडलाइन से गया था। इसका मतलब घर का कोई आदमी इन्वॉल्व है। सर, हम आपके पास ही आ रहे थे। वो चाचा जी का कल रात से कुछ पता नहीं चल रहा है। उनको फोन ट्राई कर रहा हूं, उनका फोन बंद आ रहा है। यहां तक कि उनके दोस्तों को भी मैंने खबर की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया सर। दीपा जिंदा थी और उसकी बहन सुमन अपने बेटे के साथ फरार, और अब दीपा का असली पति सुभाष भी लापता था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या किसी गहरी और सोची समझी साजिश का एक हिस्सा जो शायद इनमें से ही किसी एक ने रची थी? सवालों के ढेर लगते जा रहे थे और जवाबों का दूर दूर तक पता नहीं था, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला कर लिया था और अब उन्हें तलाश थी उस एक क्लू की जिसके सहारे वो जुर्म के इस बदसूरत और घिनौने खेल को खत्म कर सकें। सबसे पहले दीपा गायब होती है, अपनी मर्जी से या मर्जी के खिलाफ, हमें नहीं पता। उसके बाद जेवर और पैसे लेकर सुमन गायब हो जाती है, और अब सुभाष गायब है। मुझे लगता है तीनों का एक के बाद गायब होना एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर कैसे, ये हमें ढूंढ कर निकालना है। तो हम एक काम करो, सुभाष के साथ साथ दीपा, आकाश, मित्रा और सुमन, इनके बैंक स्टेटमेंट्स निकालो, और सुभाष, दीपा, सुमन और यश, इनके फोटोग्राफ्स हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और खबरियों को काम पर लगा दो। ओके सर। सर, पिछले 6 महीनों में सुभाष के अकाउंट से आकाश के अकाउंट में कुल 16 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। क्या कहना है इसके ऊपर? सर, आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि मैं अपने चाचा जी का इकलौता वारिस हूँ, और ये पैसे उन्होंने मुझे मेरे खर्च के लिए दिए थे। 6 महीने में 16 लाख रुपए का खर्चा? मेरे चाचा जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो आपकी तरह पुलिस ऑफिसर नहीं है। सही कहा तूने।
ये थप्पड़ मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि तूने मेरा ईगो हर्ट किया। ये थप्पड़ मैंने तुझे इसलिए मारा क्योंकि हम लोगों को ईमानदार लोग पसंद है, बेईमान बिजनेसमैन नहीं। सर मैं सच कह रहा हूं, ये पैसे मुझे चाचा जी नहीं दिए थे। तांबे सर मैं सच कह रहा हूं, सर यकीन करो, सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये पैसे चाचा जी नहीं थे। देखिए मैडम, आपका पति तो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे, पर आप चाहे तो इनकी मदद कर सकते हैं, वरना ये ऐसे ही पीटता रहेगा। बोलो। सर, आकाश चाचा जी को ब्लैकमेल कर रहे थे दीपा से शादी को लेकर। क्या? सर मैं मानता हूं कि मैं चाचा जी को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो मैं उनको दोस्तों में बदनाम कर दूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सर मैंने उनका खून कर दिया है। दीपा की डेड बॉडी मिलने के बाद चाचा ने पैसे देने से मना किया होगा और गुस्से में आकर तुमने उन्हें मार डाला। सर ऐसा नहीं है, चाचा जी इसके बाद भी मुझे पैसे दे रहे थे, तो फिर मैं उनका खून क्यों करूंगा? तो फिर किसने मारा होगा? सर यही तो मुझे नहीं पता कि किसने मारा। तू ऐसे सच नहीं बोलेगा तांबे, जब तक ये सच नहीं बोलता पीटो इसे। सर आकाश ने कोई खून नहीं किया। सर प्लीज मुझसे मत मारिए। सर सुभाष ने तुम्हारे अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, किस लिए? वो सर उनके बहुत एहसान है मुझ पर। सर ये सुमन की ट्रीटमेंट में मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए थे, मेरे पास पैसे बचे ही नहीं थे, तो मैंने मेरी गांव की जमीन बेचने के लिए निकाली थी, लेकिन वो भी नहीं बिक रही थी, तो मैंने सुभाष जी से 3 लाख रुपए उधार लिया था। ये जमीन का व्यवहार होने के बाद उनको लौटाना था, लेकिन वही पैसा लेके सुमन भाग गई साहब। सर अगर मेरी बात झूठी निकली तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना सब, आई शपथ। ठीक है, जाओ तुम। सर नजर रखना इस पर। आकाश को बहुत तोड़ा सर, लेकिन उससे ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। मुझे लगता है उसके पास बताने के लिए जो कुछ भी था वो बता चुका। नहीं तांबे, वो और भी कुछ जानता है लेकिन मुंह नहीं खोल रहा है। वैसे ये काम कहाँ करता है? सर किसी गारमेंट शोरूम में मैनेजर का काम करता है। वहां जाके इंक्वायरी करो, शायद कुछ हाथ लग जाए। फिलहाल उसे जाने दो, लेकिन उस पर भी नजर रखना। ओके सर, हमारे एक खबरी ने सुमन को विरार के घर में देखा है। चलो। तलाशी लो घर की। सर सर फॉरेंसिक को बुलाओ। ये सर। नीपा, यस सर। पता करो ये घर किसके नाम पर है और किसे रेंट पर दिया था। राइट सर। सर, सुभाष मारा जा चुका है, दीपा जिंदा है और सुमन और दीपा दोनों ही फरार है और किसी भी नेबर ने उनको एक साथ नहीं देखा है। वैसे देखा जाए तो दोनों को एक साथ ही होना चाहिए था। होना तो चाहिए और यही हुआ होगा। दीपा ने सबसे पहले अपने मौत का नाटक किया और गायब हो गई। उसके बाद सुमन पैसे और जेवर लेकर गायब हो गई। शायद उसके बाद सुभाष को सुमन ने कांटेक्ट किया होगा और दीपा जिंदा होने की बात कही होगी और पैसे की डिमांड की होगी, और पैसे मिलने के बाद दीपा और सुमन ने मिलकर सुभाष को मार डाला और भाग गए, लेकिन अलग अलग। लेकिन सर अलग अलग क्यों, एक साथ क्यों नहीं? इसका जवाब तो वो दोनों ही दे सकती है। सुरेश ने हमसे कहा था कि सुमन को किडनी का प्रॉब्लम है और उसे डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। इस एरिया में जितने भी डायलिसिस सेंटर है उन्हें कांटेक्ट करो और उनके सुमन की डिटेल्स दे दो और उनसे कहो अगर वो वहां आती है तो सबसे पहले हमें कांटेक्ट करे। सर अब मुझे इंतजार कल का है। क्यों सर? सुभाष रस्तोगी कोई मामूली आदमी नहीं था, एक बिजनेस टाइकून था, और जब भी कोई बिजनेस टाइकून मरता है अपनी वसीयत जरूर बनाता है। वकील साहब पढ़िए। मेरे क्लाइंट मिस्टर सुभाष रस्तोगी ने अपनी चल और अचल संपत्ति अपनी वाइफ दीपा और अपने नौकर गणेश के नाम कर दी है। अरे ये क्या बकवास है? हाँ? चाचा जी ऐसी वसीयत कर नहीं सकते, झूठ बोल रहे तुम। दिखाओ मुझे। साले नमक हराम, तूने और दीपा ने मिलकर चाचा जी को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। पहले तुम दोनों ने प्रॉपर्टी पे नाम करवा ली, उसके बाद उन्हें जान से मार डाला। नहीं छोड़ूंगा तुझे। हीरो छोड़िए, चल साइड में आ। सही से गिरफ्तार कीजिए। ये सब इसका और दीपा का प्लान था सर। इसे पकड़ लीजिए सर। तांबे ले चलो इसे। अरे सर आप इसकी बात चल सर, ये विरार के उसी मकान का मालिक है जहाँ पे हमें सुभाष की लाश मिली थी और इसका कहना है कि उस मकान को गणेश नाम के किसी आदमी ने किराए पर लिया था। क्या हो? यही है वो आदमी? हाँ साहब, यही था वो आदमी। ठीक है, जाओ। झूठ बोला। तुमने वो घर किराए पे क्यों लिया था और सुमन उस घर में क्यों रहती थी? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू भी इस प्लान में शामिल था।
दीपा और सुमन को भगाने में मदद की और सुभाष को मार डाला। दीपा और सुमन कहाँ है और सुभाष को क्यों मारा? साहब मैं कह रहा हूँ मेरी कोई गलती नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बेकसूर हूँ, मैं बोल रहा हूँ साहब मैंने कुछ नहीं। तांबे, ये दीपा और सुमन का मिलना बहुत जरूरी है। जब तक ये दोनों हाथ नहीं लगती इस केस की गुत्थी नहीं सुलझेगी। अब डायलिसिस के लिए चलिए ना माँ, कितने दिनों से नहीं करवाया, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, प्लीज चलिए ना, प्लीज माँ। सर, आकाश के स्टोर से ये बैग मिला है। क्या है इसमें? खोलो। ये सब तुम्हारा ही है ना? बोलो। सर मैं एक शादीशुदा इंसान हूं और ये सारा सामान मैं अपनी बीवी के ऊपर इस्तेमाल करता हूं। अब क्या ये भी क्राइम है? नहीं नहीं, बिल्कुल क्राइम नहीं है। पर क्या है, तुम्हारे घर में एक औरत की लाश मिली है जो स्कूल यूनिफॉर्म में थी, और जो कि तुम इस खेल के माहिर खिलाड़ी हो, तो हो सकता है जो तुम खेल अपनी बीवी के साथ खेल रहे थे, हो सकता है कि वही खेल तुम अपने अंकल की बीवी दीपा के साथ खेल रहे हो। एनीवेज, तुम्हारे अंकल की मौत हो चुकी है और दीपा अपनी मौत का नाटक करके फरार है। तो सिर्फ इतना बता दे, दीपा कहाँ है? सर मुझे सच में नहीं पता कि दीपा कहां पे है, और मैं तो शुरू से जानता था कि दीपा मेरे चाचा जी की वाइफ है, और मैं अपने चाचा जी की वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? तेरे बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आग की फितरत में बहुत अच्छे से जानता हूं। जब लगती है ना तो घर रिश्ते कुछ नहीं देखती, सिर्फ जलाना जानती है। अब वो आग तेरे अंदर लगी थी या दीपा के अंदर लगी थी, वो तू हमें बताएगा। सर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे और दीपा के बीच में? तांबे, इस बार इसका इस्तेमाल करना। सर मेरी बात तो सुनिए। सर मैं सच कह रहा हूं, सर ऐसा कुछ भी नहीं था। नमस्कार, इंस्पेक्टर धनावड़े बोलते हैं। ले चलो इसे। चलो मैडम, मैंने चल। आप भी यहाँ? दीपा मैडम का है? वो ठीक तो है ना? आप दोनों साथ में थे, आप अकेले हैं? हमारा शक सही निकला। तूने मदद की थी ना दीपा और सुमन को यहाँ से भगाने में? साहब पर मैंने मदद की थी, और इसीलिए मुर्दा घर से लाश लेकर जलाई, ताकि लोगों को लगे कि वो मर चुकी है और कोई उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करे। तो ये सब किया क्यों तुमने? आपको आकाश भैया के ऑफिस से जो सामान मिला था वो दरअसल चुराया हुआ, कि दीपा मैडम और सुमन जी की मदद करूंगा। लेकिन तुम्हारी पूरी प्लानिंग फेल हो गई। सुमन के बजाय अब दीपा सुरेश के चुंगल में है। लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, सुरेश के घर पे तो 24 घंटे नजर रखी थी, फिर वो वहां से बाहर निकला कैसे और विरार पहुंचा कैसे, और इस वक्त कहां है वो? दीपा कहां है? दीपा मेरे साथ ही थी। जल्दी निकलते हैं यहाँ से। दीदी, दीदी आप निकलो यहाँ से, नहीं तो मेरे साथ चल। निकलो दीदी, जल्दी। दीपा को किडनैप किसने किया? मेरे पति ने। सुरेश ने? दुनिया जैसे उसे समझती है, वो आदमी वैसा नहीं है। भेड़िया है वो, भेड़िया। मेरे माँ बाप की जब से मौत हुई, जब दीपा मेरे पास रहने आई, तब से वो की शादी सुभाषी से पहली बार नहीं हुई थी। इससे भी 3 बार उसकी शादी करा चुका है सुरेश। उसने तो अपना धंधा बना लिया था। वो तो ऐसा शिकार ढूंढता था जो अकेला आदमी हो और बहुत पैसे वाला हो। वो उसे दीपा को जबरदस्ती अपने पास जाने के लिए बोलता था, और शादी होने के बाद वो उसे मार डालता। और पति की मौत के बाद पत्नी की पूरी जायदाद
दीपा को मिल जाती वो उसे खुद रख लेता। सुभाष जी चौथे और सबसे बड़े शिकार थे। सर सुरेश हमारी सोच से कहीं ज्यादा होशियार निकला। उसे पता था कि हम उस पर नजर रखे हुए हैं, इसीलिए अधिकतर समय दिन में वो घर पे ही रहता था, फिर रात को पीछे के दरवाजे से वो निकल जाता था। मैंने उसके मोबाइल फोन की लोकेशन रिपोर्ट भी चेक की। इसे पता चलता है कि वो मड आइलैंड पहुंच के ही उसका फोन स्विच ऑफ कर देता था ताकि हम उसके एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक ना कर पाए। और वो अब अपने घर से भी गायब है, फरार है सर। लेकिन ये एक बात तय है, उसने दीपा को जहां कहां भी रखा है वो एरिया मड आइलैंड के आसपास का ही है। लेकिन सर मड आइलैंड तो इतनी बड़ी जगह है, कहां ढूंढेंगे हम उसे? तांबे मालवनी से लेके जेट्टी तक 2 से 3 वाइन शॉप होंगे, 10 से 12 बार एंड रेस्टोरेंट है जो खाना और शराब होम डिलीवरी करते हैं। ये सुरेश एक नंबर का पियक्कड़ है, बिना पिए खाना भी उसके गले से नीचे नहीं उतरता। जितने भी वाइन शॉप है, बार एंड रेस्टोरेंट है और होम डिलीवरी करने वाले लड़के हैं, सबको इस सुरेश की फोटोग्राफ दिखाओ। किसी ना किसी ने तो उसको जरूर देखा होगा। ओके सर। अरे सुनो जरा, ये फोटो देखो, पहचानते हो? हाँ साहब, इनको मैं जानता हूँ। इनके यहाँ मैं हमेशा खाना पहुँचाने जाता हूँ। अभी भी उनका ही पार्सल लेके जा रहा था। हमारे साथ चलो जरा। हाँ साहब, मैं पैसों के लिए पहले 3 बुढ़ों के साथ दीपा की शादी कर चुका था। उन तीनों में सुभाष बहुत पैसे वाला था। मैंने सोचा कि अगर सब कुछ ठीक चला तो मेरी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरी भी और इन दोनों बहनों की भी। लेकिन इन दोनों बहनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। वो जली हुई लाश जब मिली उसके बाद न जाने कहां से सुभाष को मेरी असलियत के बारे में पता चल गया और वो मुझे धमकाने लगा कि वो आपको सब कुछ बोल देगा। बेटे यश ने जब मुझे कॉल किया तब मुझे पता चल ही गया था ये दोनों बहनें कहां छुप कर बैठी। तो मैंने दीपा को वहां से उठा लिया और सुभाष की लाश को वहां पर छुपा दिया। मेरा प्लान ये था कि सुमन को ढूंढ के वो मेरे पैसे और जेवर उससे हासिल कर लूं, उसके बाद आपको सब कुछ बता दूं ताकि आपको लगे कि सुभाष का खून सुमन ने किया है। लेकिन मेरे सुमन तक पहुंचने से पहले आप लोगों ने सुमन को ढूंढ लिया और मेरा सारा खेल खत्म हो गया। तेरा खेल खत्म हो गया? तेरा खेल खत्म हो गया? तेने मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी तुझे लगता है कि तेरा खेल खत्म हो गया? तेरा खेल खत्म हो गया? सुरेश की तरह हर मुजरिम के लिए जुर्म सिर्फ एक खेल होता है, लेकिन ये खेल वो खेल होता है जो कभी किसी खिलाड़ी को जीतने नहीं देता। जुर्म का सिर्फ एक हासिल होता है और वो होता है बर्बादी। सुरेश ने दीपा की मजबूरी का फायदा उठाकर न सिर्फ अपने रिश्ते बल्कि पूरी इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया और अनजाने में ही सही उसके इस गलत में बराबरी का साथ दिया खुद दीपा और उसकी बहन सुमन ने। गणेश ने दीपा का साथ देने का काबिल तारीफ फैसला लिया, लेकिन वो भी गलत रास्ता चुनने की गलती कर बैठा और इन सब की मिलीजुली गलतियों ने वो हालात पैदा कर दिए कि जिनमें फंसकर सुभाष और खुद दीपा तक को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस कहानी में हम सब के लिए सीख है कि हम अपने आप से वादा करें कि उनकी इस गलती को हम अपनी जिंदगी में दोबारा कभी ना दोहराएं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। इंसान की जरूरतें उसके जीवन में उसकी दिशा और उसकी गतिविधि को निर्धारित करती हैं। अब ये जरूरतें कितनी जायज और नाजायज होती हैं, इस पर उनके जीवन में होने वाले अच्छे बुरे घटनाक्रम तय होते हैं। हाँ सर, मैंने फोन कर दिया, बस आती है सर। हाँ सर। फोन किसने किया? हाँ सर, मैंने किया। आइए सर। ये देखिए सर, ये रूम है। तुम्हारा ही क्लाइंट था ना? नाम क्या था इसका? सर, रूम तो विवेक गरोडिया के नाम से बुक किया था सर। ठीक है, बाहर रुको। मैंने देखो बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन मिलता है क्या? भी हो सकता है कि जिसने भी ये कत्ल किया है ये उसे अच्छी तरह से जानता हो, उस पर भरोसा करता हो और इसीलिए उसे इसने अंदर लिया हो। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, इसकी बॉडी पोस्टमार्टम में भेजो और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म। ओके सर। होटल में सीसीटीवी कैमरास तो होंगे ना? सारा फुटेज लो। सर, आप तो जानते ही ये होटल कैसा है सर। सर, दुनिया से छुपते छुपाते लोग यहाँ पे आते हैं सर। अब यहाँ पे भी सीसीटीवी लगाएंगे तो कौन आएगा सर? तुम्हें कब पता चला ये हुआ?
सर क्लाइंट ने रूम 3 बजे तक के बुक किया था। मैंने इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर, इसलिए मैंने वेटर को खिड़की से झांकने को कहा। क्या रूम बुक किया तो कोई लड़की भी आई होगी साथ में? सर पहले तो कोई नहीं आया था सर, लेकिन बाद में एक 40-42 साल की औरत आई थी। कितने बजे आई थी वो? करीब 1 बजे के आसपास सर, और 1-1.5 घंटा रुकी थी सर। नाम क्या था उसका? सर हम यहाँ पे किसी विजिटर का नाम नहीं पूछते सर। लेकिन मुझे एक लगता है कि वो जो औरत आई थी खून इसी ने किया है सर, क्योंकि वो औरत जाने के बाद इस लड़के से कोई मिलने नहीं आया था सर। मैंने एक 22 साल के लड़के ने ऐसे होटल में रूम बुक किया, उससे मिलने के लिए आई एक 40 साल की औरत। कौन हो सकती है ये औरत? मुंबई पुलिस को एक 22 साल के लड़के की लाश एक ऐसे होटल के कमरे से मिली जहां अक्सर लड़के लड़कियां दुनिया की नजरों से छिपकर मिलते हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में समाज में उनके इस व्यवहार को उचित नहीं समझा जाता, इसलिए वो ऐसी जगहों का सहारा लेते हैं। लेकिन कई बार सिर्फ अनुचित इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी ऐसी जगहों की शरण ली जाती है। क्या विवेक गरोडिया भी ऐसी किसी जरूरत के तहत वहां पहुंचा था? पर उससे मिलने तो एक औरत आई थी। क्या इस औरत के साथ विवेक का ऐसा कोई संबंध था जो समाज को स्वीकार नहीं होता? और क्या उसी अस्वीकृति का नतीजा था विवेक का कत्ल, या फिर वजह उससे भी ज्यादा भयानक थी? बस बस। ए हीरो है, किधर जा रहा है? हाँ? चल पैसे निकाल फटाफट। हेलो हेलो मैडम, जल्दी नहीं चाहिए, सांप के साथ कुछ लोग हाथापाई कर रहे हैं यहाँ पे। क्या? फटाफट पैसे निकाल वरना बहुत मार खाएगा अभी। एक मिनट पैसे दे रहा हूँ, मैंने बोला था ना कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं इंतजाम कर रहा हूँ। अभी तेरा बहाना नहीं चलेगा, समझा? अपन को पैसा चाहिए, वो भी अब्बी का अब्बी। हाँ मैडम, बहुत हो गया तेरा बहाना। कोई बहाना? अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़े। तू कहा ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर। मैडम आवाज नीचे करके बात कर, समझी? अपन पैसा लेने को आया है, वो भी खुद का। अरे तो हम हर महीने इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं ना बराबर, तो प्रॉब्लम क्या है? और ये सब करने का क्या मतलब है? हाँ तो इस महीने का इंस्टॉलमेंट किधर है? वो हम देखिए मेरे पास पैसे हैं, आप आपके किसी आदमी को ऊपर भेजिए, मैं आपको इंस्टॉलमेंट देती हूँ। चलो अपन ही चलता है, चलो। लेकिन आगे से याद रहे, 21 तारीख मतलब 21, अपन को 21.5 भी नहीं मांगता, समझी? नहीं साहब, मैं नहीं मानता, मेरा बेटा किसी औरत के साथ ये नहीं हो सकता साहब। तो तुम्हारा बेटा उस बाजारो होटल में क्या बिजनेस मीटिंग के लिए गया था? अब मुझे ये नहीं पता वो वहां क्यों गया था। आप जिस औरत के साथ चक्कर की बात कर रहे हो ना, वो झूठ है साहब। साहब मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड थी। नाम क्या उसका? सर मेरा नाम सुहानी राउत है। मेरा और विवेक का 1 साल से अफेयर था। हमारा काफी सीरियस रिलेशनशिप है और इसके बारे में हम दोनों के परिवार वालों को पता है। विवेक का किसी 40 साल की औरत के साथ भी अफेयर था क्या? नहीं सर, बल्कि कल होटल में मैं उसके साथ थी। कितने बजे? सुबह 11 बजे। और वहां से निकली कब? तकरीबन 12:30 बजे। मैं और विवेक अक्सर उस होटल में जाया करते थे। क्यों? वो सर। ठीक है, फिलहाल जा सकती हो, अगर जरूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए दोबारा बुलाएं। क्या कर रहे हैं आप? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अमृता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं मरना चाहता हूँ।
मैं किसी काम का नहीं हूँ। नहीं ऐसा मत कहिए। अपने साथ साथ मैंने तुम्हारी और नैना की जिंदगी नर्क बना रखी है। अमृता मुझे कुछ भी दे दो, जहर दे दो, मुझे मार डालो, मैं जिंदा रहने के लायक नहीं हूँ। नहीं प्रकाश ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। कब तक और क्यों मेरे लिए ये सब करती रहोगी? कब तक मेरे लिए बेइज्जत होती रहोगी? कब तक मुझे बचाती रहोगी अमृता? जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक कुछ ठीक नहीं होगा अमृता। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। टेंशन मत लो। और मैं ये सब सिर्फ आपके लिए नहीं कर रही हूँ, हमारे लिए कर रही हूँ। देखिए पति पत्नी तो सुख दुख के साथ ही होते हैं ना। हाँ तो मैं आपको ऐसे हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? हाँ? अभी जो भी होगा ना हम दोनों साथ में फेस करेंगे। हाँ मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, मैं आपको कभी नहीं। उस औरत को 1 बजे तुमने होटल में आते हुए देखा, लेकिन उससे पहले वो लड़की आई, उसे नहीं देखा। सर लेकिन उस औरत के पहले वहां कोई लड़की आई नहीं थी। अच्छा, जब वो लड़की खुद बोल रही है कि 11 बजे वो होटल में आई थी, तो तू मना क्यों कर रहा है? चल बता, झूठ क्यों बोल रहा है? सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सर हो सकता है मैं 1-2 मिनट के लिए इधर उधर हो गया होगा और उस वक्त वो लड़की आई होगी और मैं उसे नहीं देख पाया। सर उस लड़की को नहीं देखा, औरत को तो देखा था ना? हाँ सर। उसका हुलिया बता। एक्सक्यूज मी, ये विवेक गरोड़िया का रूम नंबर कौन सा है? क्या हुआ? ये लड़की मेरा फोन तक नहीं उठाती, रात भर घर नहीं आई वो। मुझे तो डर लग रहा है कहीं। अमृता तुम क्यों टेंशन ले रही हो? परेशान मत हो, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये तो अमृता महाडिक है, विवेक की ट्यूशन टीचर। विवेक पिछले 1 साल से इससे ट्यूशन ले रहा था। नैना, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो नैना। अरे भाई साहब, कौन हो आप और क्यों शोर मचा रहे हो? मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। मुझे मालूम है कि वो है अंदर, पर वो दरवाजा नहीं खोल रही है। सॉरी। ठीक है। नैना, क्या आप विवेक गरोड़िया को जानती हो? हाँ वो मेरा स्टूडेंट है, पिछले 1 साल से वो मुझसे ट्यूशन ले रहा है। आप उसे आखिरी बार कब मिली थी? क्या हुआ सर, आप मुझसे ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि विवेक का खून हुआ है। क्या? नैना, बेटा मेरी बात सुनो, प्लीज मेरे साथ घर चलो। कितने दिन हुए तुम घर नहीं आई हो, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। प्लीज ये चिंता मिंता करने का नाटक बंद कीजिए। आपको पता है मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी, फिर ये नाटक करके किसको दिखा रहे हो? क्या चाहिए क्या आपको मुझसे? समझिए, क्या चाहिए आपको? ये चाहिए ना आपको, ये लीजिए। हाँ मैं गई थी उससे मिलने, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी और वो मुझे मदद कर रहा था। पैसों की मदद? जी। क्यों? क्योंकि हमारे शारीरिक संबंध है। नैना, बेटा मेरी बात। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? हाथ कैसे लगाया मुझे? क्या कर रही हो बेटा, चिल्ला क्यों रही हो तुम?
हाथ कैसे लगाया मुझे? नहीं कुछ नहीं भाई साहब, क्या हुआ? दादा, ये आदमी रोज मुझे परेशान करता है, परेशान करके रखा है इसने मुझे। नैना क्या कह रही है? आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज। अरे शर्म नहीं आती तुझे? ये तेरी बेटी की उम्र की है। अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। चुप बे। अरे एक मिनट, अरे एक मिनट दीदी, आप लोग गलत समझ रहे हो, वो मेरी बेटी है। हम अच्छी तरह जानते हैं, जब मार पड़ती है ना तो माँ बहन बेटी याद आती है। भाई साहब एक मिनट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटी है नैना। दीदी ये देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे नैना कहाँ? नैना! विवेक आपको कब से पैसे दे रहा था? 6-8 महीने से। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरी हालत देखकर सचमुच में मेरी मदद कर रहा है, फिर बाद में मुझे उसकी इंटेंशंस पता चले जब वो अपनी मदद की कीमत मांगने लगा और वाहियात फरमाइश करने लगा। उसके बाद उसकी हिम्मत और बढ़ गई और जब वो पैसे देने आया तो और उस दिन उसने मेरे साथ में मैं मना भी नहीं कर पाई क्योंकि अगर वो पैसे देना रोक देता तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाता। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। सर वो औरत झूठ बोल रही है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता था, वो ऐसा इंसान नहीं था सर। पता नहीं औरत क्या चाहती है कि वो ऐसी घटिया कहानी उसके बारे में बता रही है। सर मैं अमृता माड़ी को पुलिस स्टेशन लेकर आया हूँ। अमृता कहाँ है वो? विवेक के पिता का कहना है कि तुम झूठी कहानियां सुना रही हो। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही और ऐसी कहानी क्यों बनाऊंगी जिसमें मैं खुद बदनाम हो रही हूँ। आपको यकीन नहीं होता है तो आप मेरे पति से पूछ लीजिए, वो सब जानते हैं। और मेरी बेटी वो भी सब जानती है, इसलिए वो मुझसे नफरत करती है और इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हो। तुम्हारे पति है कहाँ? जरा बुलाओ। सर वो मेरी बेटी को ढूंढने गए थे, अभी तक घर नहीं लौटे। मैं जानती हूँ सर कि मेरी बेटी मेरी वजह से घर छोड़कर गई, लेकिन मैंने ये सब अपने परिवार के लिए किया है। मैं अपने पति को उन वसूली वालों से मार खाते हुए नहीं देख सकती और पैसों के लिए कोई मेरी बेटी की इज्जत उछाले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनिए जी। पुलिस सब इंस्पेक्टर मालवाड़ी पुलिस स्टेशन राजन माने और ये लेडी कांस्टेबल मीता सावंत। मुझे आपसे अमृता महाडिक और उनके फैमिली के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। पूछिए, क्या पूछना है? ये अमृता और उनके फैमिली के बीच में पैसों से लेकर कुछ अनबन चल रही थी क्या? शुरू में तो नहीं, जब माडिक भाई साहब एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया रेडीमेड गारमेंट का और भगवान की दया से वो भी अच्छा चल रहा था। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब प्रकाश भाव को ये पता चला अचानक कि उनकी माँ को कैंसर है। पैसा पानी की तरह बहा दिया उन्होंने अपनी माँ के इलाज के लिए और बैंक वालों ने उनकी दुकान को सीज कर दिया। लेनदार भी घर पर आके हंगामा करने लगे और उनकी माँ का भी देहांत हो गया जिनके लिए उन्होंने ये सब किया। बेचारे भाई साहब पूरी तरह टूट गए थे और बीबी बच्चों को ट्यूशन देके घर चला रही है और सर पे इतना सारा कर्जा भी है। नैना कहाँ? आई नहीं आपके साथ? सुनो ना, कहाँ है वो? अगर मिलती तो उसे ले आता, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। झूठ बोल रहे आप। हमेशा की तरह आज फिर से उसने आपकी बेइज्जती की होगी, आपके मुंह पर थूका होगा। आप दुखी मत होइए, आप मत रोइए, सब मेरी गलती है। मेरे गलत फैसले का नतीजा है कि नैना आपसे इतनी नफरत करती है। इस परिवार को बचाने के लिए मैंने अपने आप को गिरा दिया। ऐसा बचा नहीं पाई, क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि सब कुछ मेरे से ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। सर ये देखिए, इन पेपर्स के मुताबिक पिछले 1 साल में विवेक ने अमृता को पूरे 9 लाख रुपए दिए। इसका मतलब अमृता सच बोल रही है। कोई ऐसा है जिसे अमृता और विवेक का रिश्ता पसंद नहीं था और इसीलिए उसने विवेक को मार दिया। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है सर? अमृता का पति या उसकी बेटी भी हो सकता है, क्योंकि अमृता के मुताबिक उन दोनों को इस रिश्ते के बारे में मालूम था।
या फिर विवेक के घर वाले जो अपने बेटे की धोखाधड़ी और समाज में बेइज्जती से नाराज थे। विवेक की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। चूंकि विवेक उसे धोखा दे रहा था, हो सकता है उसने आवेश में आके विवेक को मार दिया हो। हेलो, नैना, 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 मुझे तुमसे बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। देखो, तुम्हें मुझे जितनी गालियां देनी ना दो, जितनी नफरत करनी करो, लेकिन आज के बाद अगर तुमने अपने बाबा के साथ बदतमीजी से बात की ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, ये समझी? तो तुमने मुझे पहले मार दिया है। जिस दिन तुम्हारे लालची होने की वजह से मेरा रेप हुआ गया। हम दोनों मिलकर ना धंधा करते हैं, खूब पैसे कमाएंगे, फिर शायद तुम्हारे पैसों की भूख शांत हो जाए। ऐसे भी अब हम दोनों की इज्जत तो रही नहीं है, यही सब करते हैं। और ये जिम्मेदार माँ होने की और बीवी होने का नाटक ना बंद कर दो। सर, यह आशीष कनौजिया तो विवेक का कजिन निकला, उसके मामा का लड़का। मतलब एक ही फैमिली में एक के बाद एक 2 लड़कों का खून हुआ है। माने कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों मर्डर्स का रीजन भी इन्हीं के घर में हो? मजबूरी, जरूरत, लालच, नफरत चारों तरफ अपने पैर पसारे थी। हर कोई किसी न किसी गर्त में लिपटा था। कौन जुल्म सह रहा था, कौन जुल्म कर रहा था, कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता था। एक ही परिवार में हुए 2 कत्ल क्या पुलिस की मुश्किल को आसान करने वाले थे, या फिर ये केस और पेचीदा होने वाला था? क्या इन दोनों ही हत्याओं की वजह और हत्यारा कोई एक ही था, या फिर ये दोनों हत्याएं अपने अलग अलग कारण लिए हुए थी? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अगले महीने हम 1 लाख रुपए कैसे भरेंगे? तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा पैसों की चिंता हो रही है। मुझे पैसों से ज्यादा ये टेंशन हो रही है कि अगर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो हमारे साथ क्या करेंगे? ये सब उस विवेक का किया जा रहा है। अरे ना, मेरा बेटा तो कभी ऐसा था ही नहीं साहब। आशीष भी विवेक के साथ ट्यूशन जाता था। विवेक बहुत कोशिश करता था साहब मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाने की, मगर मैंने कभी भेजा नहीं। मैं पूरी कोशिश करता था कि आशीष विवेक से दूर रहे, वरना वो शुरू से ही अपने जैसा बना लेता था उसे। बना लेता मतलब? सर, मेरा विवेक उस आशीष जैसा आवारा नहीं था। आशीष ने उसे चोरी चकारी सिखाई थी, और तब से शुरू हुआ था जब आशीष ने विवेक के स्कूल में एडमिशन ली थी। उसके बाद अच्छे नंबर लाना तो दूर, विवेक का पास होना मुश्किल हो गया था। सर, दोनों फैमिली एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। माने ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा होता है। ऐसे वक्त पे इन्फॉर्मेशन घर से नहीं बाहर से निकालनी पड़ती है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते ना, कॉलेज में इंक्वायरी करो। ओके सर। सर, वो दोनों तो एकदम बेस्ट बडी थे, अच्छी बुरे सारे काम साथ ही करते थे। क्या तुम लोग बता सकते हो कि दोनों को बिगड़ने में किसका हाथ है? अब हम कैसे बताएं किसने किसे बिगाड़ा? सर, लेकिन एक बात, पैसे बहुत उड़ाते थे। मैंने आशीष के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाऊं। हो सकता है कि इनके साथ में किए हुए क्राइम्स और कुछ गंदी आदतों की जानकारी इससे हाथ लगे, जिनका इसके कत्ल से कोई संबंध नहीं। ओके सर। सर, आशीष के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक आशीष भी अमृता के कांटेक्ट में था, जबकि वो उसका स्टूडेंट भी नहीं है। माने इसका मतलब ये बेस्ट बडीज और अमृता मिलके कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे। और एक बात सर, अमृता ने हमसे कहा कि उसकी एक बेटी भी है, लेकिन जब भी हम उसके घर पर गए वो कभी दिखाई नहीं दी। माने इसका मतलब यहाँ एक नहीं कई एंगल्स हैं। जरा पता करो अमृता की ये बेटी कहाँ है और अमृता का आशीष से क्या वास्ता। सब मैं आशीष को जानती तक नहीं थी। विवेक ने मुझे आशीष से मिलवाया। किस लिए? उसने तो तुम्हारे पास से कभी ट्यूशन लिया भी नहीं था। फिर? ट्यूशन के लिए नहीं सर, वो एक्चुअली विवेक ने कहा कि उसके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उसने आशीष को मुझसे मिलवाया। मतलब ये कि अब आशीष मुझे पैसे देगा और उसके बदले में मैं उसके साथ भी। थैंक गॉड तुम आ गए। सुबह से रिकवरी एजेंट के फोन आ रहे थे, तो मुझे जल्दी से पैसे दे दो।
ये कौन है? ये मेरा कजिन है आशीष। वो एक्चुअली मेरे पास इस बार पैसे नहीं थे तो मैंने इसे कहा आपकी हेल्प करने के लिए। ये रेडी है लेकिन क्या? उसे भी बदले में आपसे कुछ चाहिए। पागल हो गया? जो बात सिर्फ हम दोनों के बीच में थी तुमने इसे क्यों बता दी? अरे मैंने बताया नहीं, मुझे बताना पड़ा। आपको पैसे की ज़रूरत थी और सिर्फ उसी के पास पैसे थे। देखो अभी वो रेडी है, वो पैसे लेकर आया, ये आपके ऊपर। आपको पैसे चाहिए तो उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उसके पैसे के बदले में मैं उसे वो सब कुछ देती थी जो वो चाहता था। आशीष ने तुम्हें कितने पैसे दिए? 1 लाख रुपया? आशीष उसे क्यों देगा 1 लाख रुपया? है कौन ये अमृता? और क्या समझती क्या अपने आपको? और ऐसी झूठी कहानियां क्यों बना रही है? उसने इतनी रकम निकाली होती तो मुझे पता नहीं चलता। साहब बकवास कर रही हो। साहब आप जब चाहे मेरा अकाउंट डिटेल चेक कर सकते हैं। 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं हुआ है। सर हमने आशीष के फैमिली मेंबर्स के अकाउंट डिटेल्स चेक किए लेकिन उनके अकाउंट में ऐसा कोई भी अमाउंट एक्सेस नहीं हुआ है। तो अमृता झूठ बोल रही है, लेकिन क्यों? उसके पास झूठ बोलने का क्या मकसद है? जरा उस पर नजर रखो और उसकी बेटी की भी इंक्वायरी करो। ओके सर। नैना बेटी और अमृता मैडम के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा था, जैसे एक माँ और बेटी के बीच में होता है वैसे। अच्छा था मतलब? कुछ महीने पहले तो सब ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन अचानक जैसे गायब हो गई हो। साहब ये जो लड़की जा रही है ना, उसका नाम मयूरी है, नैना की सहेली है। आप उससे पूछिए, उसे सब पता होगा। तुम नैना की दोस्त हो ना, नैना के बारे में कुछ बता सकती हो? नैना बहुत अच्छी लड़की थी सर, बहुत होशियार थी, पर अचानक 5-6 महीने पहले उससे क्या हो गया पता नहीं, उसने कॉलेज आना छोड़ दिया था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी सर। डिस्टर्ब रहती थी? किस वजह से? उसकी माँ के वजह से, पर क्यों ये पता नहीं। अच्छा आप नैना जहाँ रहती है उसका एड्रेस तो पता होगा ना? तुझे पता है, एक नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना और उसे अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ अपने पास रखना, ये कानूनन जुर्म है। सर मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी। एक दिन मैं घर जा रहा था तो सर क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? कब से ऑटो का वेट कर रही हूँ, कोई नहीं मिला, प्लीज। हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो। थैंक यू। मैं आपको कहाँ ड्रॉप कर दूँ? जहाँ आपका मन करे। आपके घर चले। सर एक तो वो खुद मुझे प्रोवोक कर रही थी और दूसरा मैं नहीं जानता था कि वो अंडर एज है। अब आप ही बताइए सर, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती यह है कि तू एक घटिया इंसान है जिसका कोई दीन ईमान नहीं है। एक लड़की जो अपने माँ बाप से नाराज थी, उसकी परेशानियां जानने की बजाय तूने उसका फायदा उठाया। अब ये बता, नैना कहाँ है? सर मुझे नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि वो कल रात से वापस नहीं आई है। माने नैना का मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो। ओके सर। हम हमारी जिम्मेदारी समझते हैं सर, लेकिन जिस तरह से नैना ने अपने बाबा को बेइज्जत करना तय कर लिया, उसका ये लाइफस्टाइल हमें सजा दे रहा है। वो ये समझने के लिए तैयार ही नहीं कि मैंने जो कुछ भी किया है वो अपनी खुशी के लिए नहीं किया है, बल्कि मजबूरी में किया है ताकि मेरा परिवार बच सके। आपकी मजबूरियों के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि नैना अगर यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई? हेलो, क्या सर? आप लोगों को अभी हमारे साथ चलना होगा। अमृता का वो एक फैसला जो उसने अपने परिवार की सलामती के लिए लिया, वो उसके परिवार के लिए विनाशकारी साबित हुआ। देखिए, नैना की मौत किस तरह हुई ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते। मेरा मतलब है सुसाइड या फिर एक्सीडेंट या
अब ये सब पता करके हमें क्या मिलने वाला है? हमारी बच्ची तो हमें वापस नहीं मिलेगी और ना ही हमारी खुशियां। मुश्किलें हर इंसान के जीवन का सच है, लेकिन गलत समझौते मुश्किलों को कड़ा कर सजा सुना देते हैं। पुलिस के सामने अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सवाल खड़े थे। ये कत्ल क्यों हो रहे थे? क्या इनका आपस में कोई संबंध था या फिर हादसों की ये कड़ी सिर्फ एक इत्तेफाक थी? पर कहते हैं ना कि सच्ची मेहनत कभी जाया नहीं जाती, और पुलिस को एक ऐसा क्लू मिला जो शायद उनकी मेहनत को सही दिशा दे सकता था। सर, विवेक के पिता गोविंद का और एक नंबर है जो उसकी सौतीली मां यूज करती है। आशीष के मर्डर स्पॉट के बिल्कुल करीब इसका लोकेशन दिखाई दे रहा है। सर, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से विवेक की सौतेली मां और आशीष के बीच में लगातार बातें हुआ करती थी। और एक बात सर, ये मोबाइल आशीष का है। इसमें से कुछ एप्लीकेशंस पासवर्ड डाल के सिक्योर किए गए थे। हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने इसके पासवर्ड क्रैक किए। और सर ये देखिए, इसमें ये तस्वीर मिली है। और एक बात बताओ, आशीष के मर्डर स्पॉट के पास तुम्हारा मोबाइल कैसे? तुम समझ चुके हैं कि तुम्हारे और आशीष के नाजायज संबंध थे। अब सीधे सीधे बताओगी या अपने तरीके से बुलवाएं? हाँ सर, थे मेरे नाजायज संबंध आशीष के साथ, पर मैं क्या करती? विवेक के पिता से ना तो मुझे प्यार मिल रहा था ना ही सुख। मामा मामी ने जबरदस्ती मेरी उनसे शादी करवा दी थी, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और फिर ये आशीष आए दिन मुझसे पैसे मांगने लगा। मैंने इसे पैसे दिए भी, लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि ये मेरे दिए हुए पैसे उस टीचर पर खर्च करता है। तो सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, और उसी दिन मैं आशीष से बात करने गई। मैंने कहा, तुझे अमृता और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। तो मुझे पैसे देती हूँ क्योंकि उसके लिए वो सब मैं करता हूँ जो वो मामा नहीं करता है, और इन पैसों को लेकर मैं क्या करता हूँ तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे? मतलब है, मुझे हर बात से मतलब है। और हाँ, अगर मुझे धोखा दिया ना, बहुत पछताओगे। अब भी चल निकल यहाँ से। हाँ, मैं बोल दूंगा मामा को कि मेरी मामी क्या चीज है, फिर न घर की रहेगी ना घाट की, समझे? बता, विवेक को क्यों मारा? मेरे यकीन मानिए सर, विवेक के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं उस दिन घर पर थी। अब चाहे तो मेरे घर के आसपास की औरतों से पूछ लीजिए। मैंने उसे नहीं मारा सर, नहीं मारा मैंने उसे। जैसे ही कोई अपनी आंखें बंद करके अपने जमीर को मारकर मौका परस्ती की तरफ कदम बढ़ाता है, उसके गुनहगार बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि जो लोग नैतिकता को भुलाकर सिर्फ अपने सांसारिक सुखों के लिए जीने लगते हैं, अक्सर उनका अंत भी ऐसा ही होता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि किसी भी गलत राह पर कदम बढ़ाने से पहले इंसान को 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये मानसिकता सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और यही हुआ था आशीष और विवेक के साथ। नई नई परतें खुल रही थी, लेकिन ये सवाल अब भी बाकी थे कि आखिर विवेक का कत्ल किसने और क्यों किया था, और नैना का जो कत्ल हुआ था वो कोई हादसा था या फिर उसने सुसाइड किया था। ये जानने के लिए पुलिस ने सभी तथ्यों को शुरू से जांचने का फैसला किया। सर, विवेक की बॉडी जिस होटल में मिली, उस होटल का मालिक विवेक के पिता का दोस्त है। मतलब ये हो सकता है कि विवेक के वहां आने जाने और उसके अमृता के साथ के रिश्ते की खबर उसको लगातार मिलती हो। माने कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे से तंग आके बाप ने उसे मरवा दिया? जिस दिन विवेक का खून हुआ, गोविंद के मोबाइल की लोकेशन होटल की थी क्या? नहीं सर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गोविंद ने अपना फोन जानबूझकर घर पर छोड़ दिया हो। होटल के मालिक और मैनेजर को उठा लो। मैं मानता हूँ कि मैंने ही गोविंद को बताया था कि विवेक हमारे होटल में आता है, लेकिन सर हमने किसी का खून नहीं किया और न ही किसी को मदद की, और न ही हम जानते हैं कि गोविंद ने खून किया है या किसी से करवाया है। हम सच बोल रहे हैं साहब। माने विवेक का मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और वो सारी चीजें जो उसके कमरे से बरामद हुई लेके आओ। एक बार फिर से सब कुछ बारीकी से देखना होगा, कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। ओके सर। पैसे किधर है? अपन ने बोला था ना, एक भी दिन लेट नहीं मांगता। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश गई तेल लेने। पैसे निकाल अभी कभी, वरना मैं तेरी जान निकाल दूंगा इधर ही। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे पास पैसे नहीं है, आप ही बताइए हम क्या करें। इन्हें कुछ मत कीजिए प्लीज। आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। अपन को 10,000 नहीं 18 लाख रुपए लेने का है। कितना? 18 लाख। और वैसे भी तेरी तो 10,000 की भी औकात नहीं है। चल, अपन तेरे को एक दिन का और टाइम देता है, इंतजाम करके रख।
वरना अपुन इंतजाम करेगा ना, बहुत महंगा पड़ेगा तेरे को, समझा? हाँ। 1 दिन का टाइम। माने मैं कह रहा था ना, हम कुछ मिस कर रहे हैं। बुलाओ उसे और दिखाओ ये वीडियो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, पुलिस के पास लेके जाऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई यार? जा, लेकिन अपना और अपनी ये बेटी का वीडियो लेते जाना, ताकि पुलिस को भी तो मालूम पड़े कि तूने कितने पैसे लिए मेरे साथ सोने के। और तुम उसकी धमकी से डर गई। पुलिस के पास आने की बजाय तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर उसे ही मारने का प्लान बना डाला। नहीं सर, हमने उसे नहीं मारा। हम उसे क्यों मारेंगे? वो तो हमें पैसे देता था, हमारा कर्जा उतरता था उससे। हम ऐसा क्यों करेंगे? आप उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं पूछते? मुझे वो लड़की समझ में ही नहीं आती। कोई भी लड़की विवेक जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती? वो इतना डोमिनेटिंग है, औरतों को जूती की तरह इस्तेमाल करता है, यूज करता है उन्हें। कोई भी उसके साथ खुश नहीं रह सकता सर, हमने सुहानी का सारा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया है। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन उसने अपने क्रेडिट कार्ड से एक नाइफ और एक सीढ़ी खरीदी। ये माल जहां से खरीदा गया वहां के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि उसने और एक लड़के ने मिलकर वो सीढ़ी टेम्पो में डाली और वहां से निकल गए। टेम्पो का नंबर मिला? हाँ सर, वो टेम्पो राहुल के नाम पर ही रजिस्टर्ड है और ये राहुल वही है जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। और ये राहुल सुहानी का कजिन ब्रदर भी है। सर, जिस होटल में विवेक का मर्डर हुआ वहां से कुछ ही मीटर दूरी पर राहुल का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। शायद उसी नाइफ से ये खून हुआ होगा। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने सीढ़ी क्यों खरीदी। हाँ सर, उस दिन रूम में झांकने के लिए हमने यही सीढ़ी यूज की थी। पर सर, ये हमारे होटल की सीढ़ी नहीं है। सर, हमें लगा कि उस दिन जो प्लम्बर यहाँ पे काम करने आया था उसकी रह गई होगी सर। बोलो, क्यों मारा विवेक को? विवेक ने मुझे बिना बताए हमारा इंटीमेट मोमेंट का वीडियो बना लिया था और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझे आशीष के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो ये वीडियो सबको दिखा देगा। तो जब मन करता मुझे यूज करते, दिन रात कभी भी। तंग आ गई थी इस सबसे। फिर मैंने राहुल की मदद से विवेक को मार दिया। काश तुम बच्चे ये समझ पाते कि जिसे तुम आसान रास्ता समझते हो वो मुश्किल और जेल ले जाने वाला है। अगर तुमने वक्त पे पुलिस की मदद ली होती तो न सिर्फ विवेक को उसके किए की सजा मिलती, बल्कि तुम दोनों को अपनी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे नहीं काटनी पड़ती। पुलिस ने आशीष और विवेक के कत्ल की पहेली तो सुलझा ली थी, लेकिन नैना की मौत एक रहस्य बनकर रह गई थी, क्योंकि ये नहीं पता चल पाया था कि उसका कत्ल हुआ था या ये कोई हादसा था या फिर उसने आत्महत्या की थी। और ना ही उसे बलात्कार और उसकी मौत के लिए इंसाफ मिल पाया। अमृता और प्रकाश ने अगर अपनी मजबूरियों की वजह से गलत रास्ता नहीं अपनाया होता तो नैना शायद आज जिंदा होती और एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। सुहानी और राहुल को विवेक के कत्ल के लिए और पूनम को आशीष के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर रही है। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है, इसलिए इसके सामने कभी हथियार न डालें, बल्कि बेहतर कल और बेहतर जिंदगी के लिए संघर्ष करें और किसी भी हाल में किसी भी रूप में जुर्म के भागीदार ना बने और कोशिश करें कि कोई और भी इसका शिकार ना हो। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।